हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के राजस्थान सर्किल का जो एमटीएस जीडीएस टू एमटीएस जो पेपर हुआ 2026 उसका जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन यानी मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आए वो हम आज सोल्व करेंगे एक एक करके। तो यदि आपको आते हैं फिर भी आप किस पे में करके देख सकते हो, यदि आपको नहीं आते तो आप आराम से उसको समझ सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे आई नो, बट आपको यदि किसी में कुछ कन्फ्यूज़न हो गया एक बार आप रिवीजन के हिसाब से देखना चाहते हैं कि 2026 के जो एमटीएस का पेपर हुआ था राजस्थान सर्किल, तो उसमें मैथमेटिक्स के कैसे क्वेश्चन आए थे। आई नो थोड़ा वीडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, साउंड आ रहे होंगे बैक साउंड, बट आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस वीडियो में। आगे की वीडियोज़ में हम पूरा कोशिश करेंगे कि उसके जो भी बैक साउंड है उसको हम आज थोड़ा उसको कम करने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें, बट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि 16/125 की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है आई नो, बट हम दिक्कत क्या करते हैं कि बहुत बार हम इसमें भी दिक्कत ये आती है हमारे पास कि इसको हम उस टाइम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करें। डिवाइड करने में भी तो हमको उस तरह से डिवाइड करने जाते हैं जैसे हम लोग पहले छोटे क्लासेस में करते थे। तो यदि हम उस तरह से कर रहे हैं तो देखो आपको मैथमेटिक्स में काम करने की ज़रूरत है। बाकी आप इसको बहुत छोटे तरीके से करना है। हमको पता है जब हम 16 में 125 का डिवाइड दे रहे हैं तो आई नो नहीं जा रहा है, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाते हैं। डेसिमल लगाते हैं यहाँ पे क्या आ जाता है 10 आ जाता है। ठीक है, अब कितना टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा। ठीक है, कितना टाइम गया, 1 टाइम। तो यहाँ पे कितना 125 इंटू 1, तो यहाँ पे कितना शेष बचा अपने पास 35 शेष बचा। ठीक है, तो ये जैसे एक बार डेसिमल लगता है तो हर बार यहाँ पे 0 आ जाता है। तो अगली बार हम कितना टाइम जाएगा, तो ये अगली बार 2 टाइम जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 250 में से 350 में से 250 गए तो कितना बचा होगा, शेष कितना बच रहा है, तो 100। अब यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ था, एक 0 अपने आप आ जाएगा, तो 1000। तो ये कितना टाइम जाएगा, 8 टाइम। यानी आंसर क्या आ रहा है भैया, डेसिमल 1 to 8, इसका अगर अपन 0 लगा सकते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये अपने एमटीएस में आया हुआ है राजस्थान सर्किल में। राजस्थान सर्किल की मैथमेटिक्स इजी ही आती है। आप जितने भी पुराने पेपर देखोगे तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन है 80% क्वेश्चन ईजी आते हैं। 2 क्वेश्चन भी लेंथी आते हैं, उनको हार्ड नहीं बोल सकते, बस लेंथी आते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा इजी क्वेश्चन था। बट वहाँ क्या होता है कि हम दिमाग को हम काम नहीं रखते, तो वहाँ पे ये डिवाइड भी बहुत लंबा चला जाता है। ऐसे मेरे कुछ आई एम ऑल्सो है जीडीएस, तो मेरे जो कलीग्स हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो उन्होंने यही बात बोली कि यार मेरा पेपर ही सोल्व नहीं हुआ, वो क्वेश्चन छूट गया, वो छूट गया। तो मतलब इस क्वेश्चन में कैसे छूट सकता है, तो हमको बहुत दिमाग शांत रख के काम करना। क्वेश्चन है सिंपल सा, मैं आपके सामने ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है अपने पास कि 3 1/2 प्लस 2 5/7 मल्टीप्लाई 7/19 माइनस 1/2 डिवाइड बाई 2। ये क्या एक तरह से बोर्ड मास का हो गया। बोर्ड मास में हम क्या जानते हैं, देखो ये किसका है, बोर्ड मास का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो बोर्ड मास का क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो इनको हम सोल्व करते थे। इनको कैसे सोल्व करते हैं, ये जो टर्म है इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का सीधा 3 2 6 प्लस 1 यानी 7/2। ठीक है, ऐसे यदि हम यहाँ बात करें तो 7 2 14, 14 और 5 19 डिवाइड बाई 7, और ये मल्टीप्लाई में 7/19 चल ही रहा है, माइनस 1/2। देखो ये इसके साथ डिवाइड में, हमको पता है जब हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, जैसे मैं डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो क्या होगा, जो ये संख्या है वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाती है, इन्वर्स हो जाती है। कैसे, जब 2 ऊपर है तो क्या नीचे चला जाएगा, और नीचे क्या है कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये 1 किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। समझ गया। देखो इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, ये 7/2 अपना एज इट इज़ है, ये 7 से 7 कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस ये कितना हो गया 1/2, 1/2 कितना हो गया 1/4। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। इसका अल्सियम कितना आ रहा है, देखो अल्सियम मतलब क्या होता है, जो भी नीचे डिनोमिनेटर में या हर में जो भी संख्या है उनमें आपको देखना है कि ऐसी मतलब ऐसी संख्या लेनी है जिसमें तीनों का डिवाइड चला जाए। तो हम यहाँ पे यदि 4 लेते हैं तो 2 का डिवाइड भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है। तो 2 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। वो जितने टाइम जा रहा है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, यानी 2 × 7 क्या हो जाएगा 14, प्लस 1 का डिवाइड 4 में कितने टाइम जा रहा है 4 टाइम, 4 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करा दो 4, माइनस 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम जा रहा है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा दो तो 1। तो ये 14 + 4 कितना हो जाएगा 18 - 1 कितना हो जाएगा 17 डिवाइड बाई 4। लेकिन आंसर इस फॉर्म में, मतलब जो ऑप्शन आए थे वो इस फॉर्म में नहीं आए थे। तो फिर इसको हमने आगे कैसे सोल्व किया, 4 का डिवाइड करेंगे 17 कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, 4 4 से 16, कितना रिमाइंडर बचा अपने पास 1।
और नीचे कितना चल रहा है 4, तो ये आंसर इस फॉर्म में था। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यदि डेसिमल फॉर्म में आ रहा है तो हम डेसिमल लगा के कर लेते हैं आगे, ठीक है। जैसे इसको डेसिमल वाली फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे 4 4 जा 16, कितना बचा 1, यहाँ पे डेसिमल लगाया तो यहाँ पे कितना आ गया 0, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 2। अब कितने टाइम जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 4 5 जा 20। यदि डेसिमल फॉर्म में आएगा तो ऐसे, यदि हमको इस फॉर्म में दे रखा है तो 4 1/4। आ गया समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन है, बट वहाँ पे अपना माइंड क्या होता है, काम नहीं रहता है, तो हम ये क्वेश्चंस भी हमको हार्ड नहीं लगे। बाकी ये तो 5th क्लास 6th क्लास के बच्चों के लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से हमको आसानी से शांत दिमाग के साथ सोल्व करने में बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये दे रखा है हमको कि हमको क्वेश्चन में आपको एज इट इज़ लिखूँगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, कि क्वेश्चन ये है कि 60 का 40% और 40 का 60% का कुल योग क्या है। ये आपका क्वेश्चन है कि 60 का 40% और 40 का 60% का कुल योग क्या है। अब कितना इजी क्वेश्चन है। अब देखो, आप यदि प्रैक्टिस की रखी है आपने तो ऐसे क्वेश्चन को बड़ा लिखने की भी ज़रूरत नहीं, मैं आपको सही बताऊँ तो। लेकिन एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं इसको कैसे होगा ये। देखो, कभी भी हमको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज का एक मैं बेसिक थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ, बाकी हम आगे एक बार सारे सर्कल्स के सारे मैथमेटिक्स के वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम कंसेप्ट वाइज पढ़ने करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्लासेस। बट अभी आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि किसी का भी परसेंट का मतलब ये होता है कि हम किसी भी वस्तु को या किसी भी वैल्यू को हम पूरी, जब कोई भी वस्तु पूरी होती है या कोई भी वैल्यू पूरी होती है तो हम उसको क्या मानते हैं, 100%। हम नहीं कहते कि हमने इस काम में अपना पूरा 100% दिया, मतलब हमने पूरा इसको जितना हो सकता था अपने अंदर जितनी एबिलिटीज़ थी उतना पूरा इसको समय दिया या इसको मेहनत की, तो उसका मतलब हमने अपना 100% दिया। तो किसी भी वस्तु को, किसी भी काम को जो हम पूरी तरह से करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, 100%। क्या बोलते हैं इसको, 100% बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे आपके पास माना कि कोई भी वस्तु है, उसकी आधी वस्तु आपने किसी को दे दी, तो हमने कितनी वस्तु दी, यदि उसको हम परसेंटेज में देखें तो पूरी वस्तु है तो वो 100% हो गई। यदि हमने एग्जैक्ट आधी वस्तु किसी को दे दी तो हम उसको क्या बोलेंगे, 50% हमने किसी को दे दी। किसको, मतलब 100 में से 50, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, जैसे 60 का वर्ड कहाँ से आता है, हम बोर्ड मास में भी देखते हैं ना, ऑफ क्या होता है इसका मतलब का, 60 बोर्ड मास में भी हम देखते हैं तो ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है का। हिंदी में क्या होता है, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है। तो 60 का, तो जब भी किसी वस्तु का परसेंटेज मतलब कोई वैल्यू उसका परसेंटेज निकालना हो तो वो तो वैल्यू लिख देनी है और उसकी जगह क्या लगा देना, का की जगह मल्टीप्लाई साइन तो हमको लगाना ही है। अब इसका 40% चाहिए। यदि 60 है जो पूरी एक वैल्यू मानी जा रही है कि ये किसके बराबर है, 100% के बराबर है, लेकिन हमको इसका 40% ही चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे, जितना परसेंट चाहिए वो आ जाएगा 40 और हम डिवाइड में क्या आ जाएगा 100। इसका मतलब क्या है, देखो यदि इस वैल्यू को पूरे 100 माना तो हमको कितना चाहिए, इसका 40 पार्ट ही चाहिए। मतलब जब पूरे टोटल इसके 100 पार्ट है तो इसमें हमको 40वां जो पार्ट है यानी 14 टोटल 40 पार्ट है वही हमको चाहिए। तो हमेशा इस तरह से कोई आवे तो हमको क्या लिखना है, 60 का 40% यानी 60 मल्टीप्लाई का की जगह मल्टीप्लाई ये 40%। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 40 का 60% यानी 40, ये का 60% यानी 60 डिवाइड बाई 100 का कुल योग चाहिए। तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। देखो अब ये क्या हो रहा है, ये 00 से ये 10, ये 10, ये 00 से 10, 6 4 जा 24 प्लस 6 4 जा 24, कितना आ रहा है ये 48, ठीक है। अब ये कंसेप्ट यदि क्लियर है तो हम इसको आसानी से, अपन को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको दिख रहा है 60 का 40%, 0 से 0 कट गया, 6 4 जा 24, 40 का 60% यानी 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 4 जा 24, 24 कितना हो जाएगा 48। तो इस तरह से हमको क्या करना होता है, सोल्व करना होता है। सो हमारा 4th क्वेश्चन क्या है, मैंने ये क्वेश्चन पहले से नोट करके फिर ये, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका समय इस चीज़ में वेस्ट हो, मैं आपको आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक वस्तु 350 रुपये में बेची जाती है, यानी उसकी जो सेलिंग प्राइस यानी बेचने की जो प्राइस, दो चीज़ें होती है। एक तो होती है सेलिंग प्राइस, एक होती है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसमें वस्तु क्या हो जाती है, बेचना। जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। और जब हम इसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रय मूल्य, यानी किसी वस्तु को ख़रीदना, ठीक है ना। किसी वस्तु को ख़रीदना या कोई भी दुकानदार जब लेके आता है तो या जो जिस वैल्यू में उसने उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो ये है, लेकिन फिर वो इस वैल्यू से इस वैल्यू में बेचता है तो या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। जैसे सेलिंग कॉस्ट प्राइस अपनी कितनी, 100 रुपये, तो या तो 110 रुपये में बेचेगा या 90 रुपये में बेचेगा।
तो 110 में बेचेगा तो प्रॉफिट हो गया 10 रुपये का, यदि 90 में बेचेगा तो 10 रुपये का लॉस हो गया। तो इस तरह से नापा जाता है। तो एक वस्तु को हम बेच रहे हैं यानी उसकी सेलिंग प्राइस फिक्स कर दी हमने, कितनी कर दी 350 रुपये। तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो गई 350 रुपीज़ हो गई, और उस पर 40% का लाभ होता है। जब उसको 350 रुपये में बेच रहे हैं तो उस पर कितना लाभ हो रहा है 40% लाभ हो रहा है। मतलब लाभ हो रहा है मतलब हमने क्या बोला था, यदि हम उसको 110 में बेच रहे हैं तो क्या होगा प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपये का। मतलब क्या हो रहा है बट एग्जैक्ट वैल्यू तो क्या थी उसकी 100 रुपये, मतलब वस्तु की वैल्यू 350 तो नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया है, क्योंकि उसको 350 में बेच रहे हैं तो हमको कितना हो रहा है 40% का लाभ हो रहा है। तो अब कोई भी वस्तु होती है, मैंने बोला कोई भी वस्तु होती है तो उसकी हम वैल्यू को क्या बोलते हैं 100%, उसको हम क्या बोलेंगे 100% है वो, या उसकी जो वैल्यू है वो उस टाइम जब उसको खरीदी जिस प्राइस में तो उसकी 100% वैल्यू है। लेकिन जब उसको बेच रहे तो 40% का लाभ हो रहा है, तो मतलब उसको हमको प्लस और 40% और मिल रहा है, वही तो हमारा प्रॉफिट है। बाकी जितने में 100 में खरीदी 100 में बेच देते तो हमको नो लॉस नो प्रॉफिट हो रहा है, बट हम उसको 40% और एक्स्ट्रा वैल्यू में बेच रहे हैं, इससे हमको क्या हो रहा है 40% का लाभ हो रहा है, क्योंकि बाकी के 100% है वो उसमें तो हमने खरीदा ही था। तो अब ये जो 350 रुपये, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यदि 350 रुपये 100% तो पहले से वैल्यू थी उसकी, और हमने 40% और ऐड करके इसको बेचा, मतलब ये जो 350 रुपये वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई है 140% के बराबर हो गई है। ये किसके बराबर हो गई है 140% के बराबर हो गई है। और ये 140% किसका है, ये 1 का, ये जो CP का जो 140% है यानी जिस वैल्यू में हमने खरीदी थी उसका 140% किसके बराबर हो रहा है 350 रुपये, क्योंकि 350 क्या है उस वस्तु की जो जिस वैल्यू खरीदी उसमें हमने क्या ऐड किया 40% और वैल्यू ऐड करके फिर उसको बेचा, मतलब दोनों वैल्यू है। तो इसमें देखो इस 140 में भी क्या क्या है, तो 100% भी है प्लस 40% भी है। 100% तो वो वैल्यू है जिसमें हमने इसको ख़रीदा था, 40% इसमें एक्स्ट्रा ऐड करके हम इसको सेल करेंगे, इससे क्या होगा हमको 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। बट हमको निकालना क्या है, हमको निकालना तो उस वस्तु की खरीद मूल्य मतलब उसका कॉस्ट प्राइस हमको फाइंड करना है। अब कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता तो हमने क्या कर लिया लेट CP क्या मान लिया हमने x मान लिया, यानी देखो CP का 140%, हमने बोला था किसी का भी का वर्ड आ जाता तो x का 140% यानी 140 डिवाइड बाई 100, कुछ भी हो कितना भी परसेंट हो डिवाइड में क्या आ जाएगा 100, और वो किसके बराबर आ रहा है अपने पास 350 के बराबर आ रहा है। बस ये इक्वेशन हमको बनानी है, हमारा क्वेश्चन सोल्व है। क्या करना है हमको, ये 10 से ये 10 कैंसिल है, ठीक है। ये अब इसको मैं उधर ले जाता हूँ आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, ये 350 ये 10 उधर चला जाएगा तो ऊपर 10 और ये नीचे क्या आ जाएगा 14, ये 7 2 ज़ा 14 है और ये 7 5 ज़ा 35 और ये 50, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 तो 5 5 ज़ा 25, यानी जो उसकी कॉस्ट प्राइस है यानी जितने में उसने ख़रीदा था वो क्या था 250 रुपीज़, बट उसने क्या किया उसमें 100 रुपीज़ और ऐड करके यानी 350 रुपये में उसने बेचा, तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ उसको 40% का उसको प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन सोल्व करना होता है। देखो हमारा 5th क्वेश्चन क्या है, हमारा 5th क्वेश्चन ये है कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, हमको क्या पूछ रहा है कितने प्रतिशत ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, हमको क्या पूछ रहा है R पूछ रहा है। तो यहाँ से हमको पता चल गया एक तो हमको R फाइंड करना है कि धन की दर से कोई धन 20 वर्षों में क्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है, यानी 3 गुने का मतलब क्या होता है ट्रिपल हो जाता है, यानी 100 रुपये है, यानी धन अपना स्टार्टिंग में 100 रुपये था, उसको मैंने किसी को उधार दिया बैंक में दिया कैसे भी, तो वो कितना हो जाएगा 3 गुना यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा। यही है 20 वर्षों में, यानी टाइम हमको दे दिया है 20 ईयर्स, ठीक है। एक चीज़ और हमको दे दी, ठीक है। हमको प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट हमने ये एक जो चाहिए हमको प्रिंसिपल अमाउंट, एक हमको क्या SI हो गया, तो क्या हो गया P इंटू R इंटू T और ये SI, ये 4 वैल्यू चाहिए हमको कोई भी, और जब भी ये नॉर्मल कोई क्वेश्चन आए तो इसका मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। एक चीज़ हमको यह ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये देखो R हमको निकालना है, T हमको दे रखा है। अब ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो हमने अभी मैंने एक चीज़ समझी, यदि आपको स्टार्टिंग में 100 रुपये 3 गुना करना है, यानी क्या करना है इसको आपको 3 गुना, 3 गुना का मतलब क्या होता है 3 से मल्टीप्लाई, यदि 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 300, यानी देखो 100 रुपये तो पहले से और इसको हमको क्या बनाना है 300 रुपये बनाना है, मतलब कितना ऐड होना चाहिए 200 ऐड होना चाहिए। इसका कहने का मतलब यही है, मतलब 100 रुपये तो पहले से ही है ना भाई, 100 रुपये पहले से उसको 3 गुना बनाना है, मतलब 300 रुपये बनाना है। तो 100 से 300 में बनाने के लिए हमको इसमें ऐड कितना करना है 200 रुपये, मतलब आपको कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगानी पड़ेगी कि 20 वर्षों में वो टोटल ब्याज कितना बन जावे 200 रुपये और बन जावे। तो 100 में 200 ऐड करेंगे तो 300 रुपये, बस यही चीज़ यहाँ पे समझने वाली थी, ठीक है।
तो यदि ये है 100 रुपये, ये हमारा क्या है प्रिंसिपल अमाउंट है, तो ये हमने P मान लिया। ठीक है, ध्यान से सुनना, यदि ये प्रिंसिपल अमाउंट है इसको P मान लिया। ठीक है, तो अब देखो हमको इसको टोटल कितना बनाना है, टोटल अमाउंट को, ये हमारा क्या है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, टोटल धन। अमाउंट मतलब होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसको हमको कितना बनाना है, 3P बनाना है, यानी 3 गुना बनाना है। और SI ये अपना 200 रुपये क्या है सिंपल इंटरेस्ट, ये कितना करना है हमको, ये हमको 2P करना है। तभी तो 2P प्लस P मिलकर कितना हो जाएगा अपने पास, 3P बन जाएगा। आ गया समझ में। बस ये देखो ये P कितना होना चाहिए, P की जगह P है, सिंपल इंटरेस्ट कितना लाना है अपन को 2P, ये क्या बन जाएगा अपने पास 3P बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमको SI यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए अपन को, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका दोगुना, तब जाके टोटल धन कितना बन जाएगा अपने पास 3P। तो धन का मतलब हमेशा होता है कि लास्ट में प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो हमारा टोटल जो स्टार्टिंग में मूलधन था उसमें हमने क्या मिलाया, ब्याज मिलाया, तो टोटल ये होना चाहिए। तो देखो SI की वैल्यू, P की वैल्यू तो P मान ली मैंने, तो SI की वैल्यू क्या हो जाएगी 2P। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। तो ऐसा ही क्या हो गया अपने पास 2P। यदि ये क्या हो गया P, ये R क्या हो गया निकालना है, T कितना हो गया 20। यहाँ पे जो टाइम है वो हमेशा ईयर्स में आता है, ये हमको ध्यान रखना है। और ये 100, तो देखो ये 10 से 10 कैंसिल है, ये 2 से ये 2 कैंसिल है, ये P से ये P कैंसिल है, तो ये R है, और ये 10 इधर चला जाएगा, ये 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी 10%। और ये किस में आएगी, ये पर ईयर में ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किस में आती है पर ईयर में। तो कितना इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ है समझने की वो क्या है, वो ये है, ये वाला कंसेप्ट कि कोई भी 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है। जैसे कोई बोले कि 4 गुना करना है अपन को, क्या करना है 4 गुना, तो समझ लो कि पहले 100 रुपये थे। ठीक है, इसको हमको क्या बनाना है 4 गुना करना है, तो 400 रुपये। इसका मतलब यही है, लेकिन 100 रुपये तो पहले से है। मतलब इंटरेस्ट कितना चाहिए अपन को, इंटरेस्ट ऑफ कितना चाहिए 300 रुपये ही चाहिए। तो यदि पहले प्रिंसिपल अमाउंट P है तो हमको ऐसा ही कितना चाहिए 3P चाहिए। ये किस कंडीशन में, जब 4 गुना हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इनको अपन को ऐसे सोल्व करना है। देखो हमारा 6th क्वेश्चन क्या है, हमारा 6th क्वेश्चन ये है कि आम की 30 पेटियों का वज़न कितना है 42 kg है। ऐसे 50 बक्सों का, या बक्सों बोलो या पेटी बोलो ना, एक ही बात है। तो ये ऐसे 50 पेटियों का वज़न कितना होगा। तो एक इसका है अपने एक एक नियम जो होता है यूनिटरी मेथड, उसका एक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे बचपन में हम बहुत करते थे। कुछ नहीं करना है हमको, ये 30 पेटी, तो 30 पेटियों का जो हमको वज़न दे रखा है भैया, उसका वज़न कितना दे रखा है 42 kg। तो यहाँ से एक पेटी का वज़न निकाला है। इसमें एक ही नियम का मतलब ये है कि एक का निकाल लो वज़न। तो 30 का 42 किलो है, तो एक का कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमको कितना का निकालना है 50 पेटीज़ का निकालना है। ठीक है, पेटीज़ वो खाने वाली नहीं है, ध्यान रखना। ये मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप खाने वाले पे चले जाओ। ठीक है, तो ये 42 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 50। इनका तो सिंपल सा कंसेप्ट है। अब ये मैं इसलिए इतना करा रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने के, बाकी ये क्वेश्चन क्या है, अपन को डायरेक्ट ये वाली स्टेप लिखनी थी, अपन को इतना नहीं करना था। अपन को ये हमेशा ध्यान रखना है एग्ज़ाम टाइम में। एग्ज़ाम टाइम में ये लाइनें भी नहीं लिखनी अपन को, केवल ये वाला कंसेप्ट लिखना है। इससे ये कैंसिल है, ये कितने टाइम जाएगा, तो 3 1 3, 3 4 12, और 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा 70, यानी 70 kg वेट हो जाएगा किसका, अपने 50 किलो आम की पेटी का। बाकी एग्ज़ाम में हमको क्या करना है, एग्ज़ाम में केवल ये कंसेप्ट हमको लिखना है, ये वाली लाइन, और इसको सोल्व करके हमको 70 निकालना। तो ये इतना टाइम अपने क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर किसी संख्या का 35% 175 है तो वह संख्या 175 का कितना प्रतिशत होगी। ये क्वेश्चन मैं अभी हिंदी में लिख रहा हूँ, लेकिन मैं जो भी अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है उनकी PDF में इंग्लिश में भी डाल दूँगा। जो इंग्लिश वाले क्वेश्चन है उनकी भी PDF डाल दूँगा, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी समझाने के तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझाऊँ मैं आपको, तो आपको हिंदी इंग्लिश में कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो। और दूसरी बात, अभी जो दिक्कत आ रही होगी इस वीडियो में, एक तो हिलना डुलना, तो अभी मैंने थोड़ा ऐसा ही सेटअप कर रखा है। बट आई होप एंड आई बिलीव दैट नेक्स्ट वीडियोज़ जो भी आएंगे, जो भी तो इन फ्यूचर जो भी वीडियोज़ आएंगे, तो मैं पूरी कोशिश करेंगे कि मैं आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट दूं, पहली बात तो। और उसके बाद भी दूसरी चीज़ ये भी रहती है कि मैं अच्छा सा आपको वीडियो जो क्वालिटी है वो भी अच्छी आपके रहे। बट इसमें आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना, बट मैं आपके जो कॉन्सेप्ट है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश नहीं करूँगा। देखो, अगर किसी संख्या वर्ड आ गया, मतलब वो संख्या हमें उनको नहीं पता है, तो वो संख्या मैंने क्या मान ली, वो संख्या मान ली x। किसी संख्या का 35%, मतलब कोई भी वैल्यू है उसको हम 100% मानते हैं, उसका 35% यानी उसका 35वां भाग, यानी उसका 35th पार्ट, या उसका 35वां जो भाग है, ठीक है, वो क्या है
175 है। जैसा अपन ने वो 350 रुपये वाला किया था कि उसका 140% हुआ भाग, क्योंकि वो 140% 40% हमने ऐड किया था, तो उसका जो वो जो वैल्यू थी उसका 140% कितना आ रहा था, वो हमको दे रखा था 350 रुपये। ये हमको वो वैल्यू हमको यहाँ पे भी नहीं पता है, उसका हमको कौन सा 35%, उसका 35% किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है 175 के बराबर। तो वो कह रहा है तो वह संख्या 175 का कितना प्रतिशत होगी। तो सबसे पहले तो वो संख्या निकाल लेते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन हम पढ़ते। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे हमको, देखो या तो आप ज़्यादा अपन को डिवाइड नहीं आता तो ज़्यादा लोड नहीं लेने का। अपन किससे डिवाइड करेंगे, देखो ये 5 से कर लो, सबसे बेस्ट है किससे कर लो 5 से। तो ये किससे जाएगा, तो 5 7 जा 35, और ये किससे होगा, तो अपने पास 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। ये वापस 7 5 जा 35 हो गया। ये 100 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 500, मतलब वो वैल्यू कितनी है 500। देखो कितना ईजी है। अब हमको क्या कह रहा है, तो वह संख्या, जो ये संख्या आ गई है संख्या 175 का कितना प्रतिशत होगी। देखो बात वही है कि 175 का, ये 175 का ये आ गई मल्टीप्लाई कितना प्रतिशत, इस बार प्रतिशत हमको दे नहीं रखा है, तो ये प्रतिशत मान लिया मैंने x%, और ये किसके बराबर है 500 के। क्या कह रहा है, तो वह संख्या, तो ये संख्या हो गई 500, 175 का क्या कितना प्रतिशत होगी। तो इस बार हमको प्रतिशत, स्टेप वही है पूरी, बस इस बार हमको ये वाली चीज़ नहीं दे रही, तो ये हमको निकालनी। तो ये x% किसके बराबर हो जाएगी 500 डिवाइड बाई 175। अब हमको देखो ये x% का मतलब क्या हो जाएगा, परसेंट आ गया, मतलब डिवाइड में क्या आ जाएगा 100। तो ये क्या हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 175 डिवाइड बाई 100। तो ये 100 इधर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 175 मल्टीप्लाई में 100 आ गया। ठीक है आपको समझ में। अब इसको हम यदि सोल्व करेंगे तो ये कैसा होगा, देखो ये इसको हम वही सोल्व इस तरह से भी कर सकते हैं 5 से डिवाइड करके। तो लास्ट में आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा 285.1 समथिंग, ये क्या आएगा आंसर आएगा, क्या आ जाएगा 285 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। ये इतनी आपकी वैल्यू आएगी इसमें। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर आया था ये 2026 वाला MTS वाला, तो इसमें ऑप्शन में क्या था 280 था, और बाकी जो ऑप्शन थे वो छोटे थे, बाकी जो बड़े से बड़ा ऑप्शन था वो 280 था। फिर जो डी ऑप्शन था वो था क्या नन ऑफ द अबाव, कि इनमें से कोई नहीं। तो आंसर में भी ये आंसर तो यही होना चाहिए कि नन ऑफ द अबाव, क्योंकि यदि आप 280 के आसपास भी होता है ना डेसिमल में तो हम 280 कर सकते थे, बट इसमें बिल्कुल इतना फ़र्क आ रहा है तो हम उसमें नन ऑफ द अबाव करके आए। बट जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिस टाइम का, अभी तक हमारी फाइनल आंसर की नहीं आई है। ठीक है, तो फाइनल मीन्स की जब उस पर रेट लगा के कि उसको कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ, तो वो आंसर की नहीं आई है कि उसमें क्या माना है उन्होंने। तो इसलिए हम उसको अब, बट आंसर यही होगा इसका, वो ऑप्शन क्या हो वो डिफरेंट बात है। अभी हम केवल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो क्या है कि 5 बच्चों की औसत उम्र, देखो यहाँ पे वर्ड आया औसत, तो यहाँ पे किसका, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं एवरेज। तो यहाँ पे वर्ड आया क्या एवरेज। तो एवरेज क्या होता है, सबसे पहले तो हम देखो इससे एवरेज वर्ड से एक बात याद आ गई कि हम देखो जब भी हम कोई पूछता है कि कोई ऐसे बच्चे की बात करते हैं जो क्या हो कि ये कैसा है पढ़ाई में कैसा, तो हम बहुत बार बोलते हैं ना या सुनते हैं कि ये तो एवरेज है पढ़ाई में कैसा है एवरेज। हम बहुत बार सुनते भी एवरेज बच्चा जो है वो बहुत कुछ कर जाता है, बहुत बार ज़्यादा एक्स्ट्रा जो ऑर्डिनरी होता है वो नहीं कर पाता है, जो एवरेज बच्चा कर जाता है। तो आपने थोड़ा सा ऐसा मुझे लगता है कि उसको एवरेज क्यों बोलते होंगे, उसको एवरेज इसलिए बोलते होंगे क्योंकि, और ऐसा बोलते भी है, उसका रीज़न मैंने भी अभी थोड़ा दिमाग लगाया था इसके बारे में कि उसको एवरेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो क्लास में यदि 100 बच्चे हैं तो 5-7 बच्चे या 10 बच्चे टॉप करते हैं, कुछ बच्चे 5-7 बच्चे या 5-10 बच्चे ये होते हैं फेल होते हैं। बाकी जो मैक्सिमम जो 50-60-70% बच्चों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है हमेशा, वो होता है हमेशा कि वो एक फ़िक्स जो पीरियड रहता है या गैप रहता है, जैसे 10 से 70 से 80%, 60 से 70%, इस गैप के बीच में उनके परसेंटेज बनते हैं। तो हम उनका एवरेज भी निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं वो भी हम देखेंगे। जब उनका हम एवरेज निकालते हैं, उनकी एवरेज जो परसेंटेज निकालते हैं वो भी किसके बीच में आता है, वो 60 से 70 के बीच में आता है। वो कभी टॉप नहीं आता, नहीं तो 90 एवरेज कभी 90 के अबव नहीं आता, एवरेज कभी 36 से नीचे नहीं आता। मतलब एवरेज हमेशा वो 60 से 70 के बीच में आता है, जहाँ सारे बच्चे मैक्सिमम बच्चे जिस पीरियड में जिस गैप में जिनके परसेंटेज है, मतलब इसलिए उन बच्चों को सारों को क्या बोलते हैं एवरेज बच्चा बोला जाता है। एवरेज बच्चे का मतलब ये कभी नहीं है कि वो पढ़ाई में होशियार है टपोल है, इसका मतलब हम कभी नहीं, वो एवरेज बच्चा उसको मैथमेटिक्स की एक टर्म में इसलिए हम उसको बोला जाता है। तो उनको भी हमें उसी नज़र से देखना चाहिए जैसे हम टॉपर की नज़र से देखते हैं, बस उनकी संख्या ज़्यादा है इसलिए हम वहाँ पे अभी यदि उनका मैथमेटिकली रूप से हम एवरेज निकालेंगे तो वो उसी गैप में आएगा, इसलिए हम उनको एवरेज बच्चे बोलते थे। अब देखो एवरेज होता क्या है,
पहले हम क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले एवरेज का मतलब जानते हैं। एवरेज मतलब क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, औसत। देखो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का औसत निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना, किसी भी संख्या का औसत निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का औसत निकाल सकते हैं। क्या होता है, पहले ऊपर तो क्या आ जाता है भैया, टोटल सम ऑफ नंबर्स। यदि किसी संख्या का निकाल रहे तो क्या आ जाएगा, टोटल सम करना है अपन को। सम मतलब टोटल उसका ऐड करना है, जोड़ करनी है उसकी, जो भी नंबर है उसके हमको क्या करनी है, जोड़ करनी है। और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर्स, और वो टोटल नीचे काउंट, उनको संख्याओं को काउंट करना है कि वो टोटल संख्या है कितनी है। जैसे 5 संख्या है, 5 5 5 5 5, तो कितना हो जाएगा 25। तो उनका सम तो कितना हो गया 25, और टोटल नंबर्स कितने हैं 5। तो 25 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू क्या आएगा 5, वो उसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो इस तरह से हमको एवरेज निकालना है, ठीक है। ये तो हमारा एवरेज। अभी इसी फॉर्मूले के आधार पर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है तो फॉर्मूले पे लगाना है। देखो 5 बच्चों की औसत उम्र, 5 बच्चे, यानी हमने उसको काउंट किया तो कितने बच्चे आ गए 5, यानी टोटल नंबर्स कितने हो गए 5, ठीक है। औसत उम्र यानी जो एवरेज है वो कितना है 7 ईयर है। मतलब हम उसकी एज की बात करें तो कुछ भी हो सकता है, एवरेज किसी का भी निकाला जा सकता है। तो उसका एवरेज है वो कितना है 7 ईयर है। तो एवरेज भी हमारे पास आ गया कितना 7, ठीक है। तो हमको अब क्या ये नहीं दे रहेगा कि उनका टोटल सम कितना है, वो हमको नहीं दे रखा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं। तो देखो ये निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये तो 7 दे रखा है हमको, इक्वल टू टोटल सम को क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, और ये टोटल नंबर्स कितना है 5। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 5 7 जा 35। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम, एज की। मतलब इसका मतलब क्या है, ये 35 है, इसका जो बेसिक मतलब है वो ये है कि जो 5 बच्चे हैं उनकी जो टोटल औसत उम्र तो 7 दे रखी है, लेकिन उनकी जो टोटल, उनके सारे बच्चों की अलग अलग कुछ एज होगी, किसी की क्या होगी, किसी की क्या होगी, मतलब 7 के लगभग लगभग ही होगी ना, कोई या तो 7 से कम होगा या 7 से ज़्यादा होगा, लेकिन पास पास ही होगा, इसलिए एवरेज उम्र 7 आई है, ठीक है। लेकिन जब उनके पाँचों की औसत एज यानी टोटल एज को ऐड करेंगे तो वो कितनी है कि टोटल 35 ईयर्स, यानी पाँचों के बच्चों की उम्र को मिलाकर कितने आ रहे हैं 35 साल आ रहे हैं। ये तो उनको एक स्टेप दे रखा है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड स्टेप क्या है, यदि उनके पिता की उम्र भी मिला दी जाती है, क्योंकि यदि उनके पिता की उम्र भी मिला दी जाती है, मतलब एक ही पिता के 5 बच्चे, यदि उनके पिता की उम्र भी मिला दी जाती है, अलग अलग पिता नहीं है ना, ऐसा नहीं कि अलग अलग पिता, ऐसा नहीं सोचना हमको। यदि उनके पिता की उम्र भी मिला दी जाती है, मतलब किस में, इस 35 ईयर्स में, तो हम क्या करेंगे, ये जो 35 ईयर्स है उसमें किसकी एज मिलेंगी, फादर्स एज, फादर की एज मिलाएंगे, वो कितनी है मिला दी जाती है। तो औसत उम्र 6 वर्ष और अधिक हो जाती है। तो अब इन कितनी एज है तो ये हमको नहीं पता, इसको मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया, ठीक है। तो जो औसत उम्र है वो कितनी बढ़ जाती है, तो अब इसमें भी हमको 6 वर्ष और अधिक बढ़ जाती है। पहले औसत एज कितनी थी अपने पास 7 थी, ठीक है। इसमें कितनी एवरेज अब कितना बढ़ गया अपने पास, तो ये एवरेज कितना हो गया अब अपने पास, यदि हम एवरेज की बात करें तो पहले कितना था 7, अब इसमें हमने पिता फादर की एज मिला दी, ठीक है, फादर्स एज, फादर से एज मिलाने के बाद औसत कितना बढ़ गया +6 हो गया। देखो ये औसत उम्र 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो ये 6 और 7 कितना हो जाएगा 13 ईयर। तो ये अपना एवरेज हो गया। तो अपने पास क्या आ गया, एवरेज आ गया नेक्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है। कितनी चीज़ें चाहिए हमको, एवरेज आ गया, और टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, देखो दिमाग लगाओ। पहले 5 बच्चे थे उसमें फादर की एज मिला दी, तो पहले 5 संख्या थी, टोटल काउंट कितने थे 5 पर्सन थे, अब एक और पर्सन ऐड हो गया, तो अब क्या होता है, ये कितना हो जाएगा, अब ये 6 हो जाएगा भैया। तो ये दोनों चीज़ें आ गई, तो अब उनको क्या निकालना, टोटल सम निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो ये देखो यार थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस का इशू आ रहा है, थोड़ा आप समझने का ट्राई करें। मैंने पहले से क्वेश्चन रिटर्न कर दिए थे, मैं भी बहुत कंफ्यूज आदमी हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। तो अब देखो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में एवरेज कितना हो गया अपने पास 13 हो गया, बराबर ये वैल्यू हमने क्या मान ली, वाई मान ली, और ये नीचे कितना आ गया 6। तो ये वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 13 × 6 क्या हो जाएगा 78। तो अब जो टोटल एज आ गई वो कितना आ गई भैया 78 आ गई। तो अब हमको निकालना क्या है, देखो उनके फादर की एज क्या कितनी होगी, वो हमको कि अपन ने जो मिलाई एज, हमको बस इतना पता है कि फादर की एज मिलाई और औसत बढ़ा, लेकिन हमको फादर की एज क्या थी वो तो नहीं पता ना। तो अब हमको देखो पहले पाँचों बच्चों की औसत उम्र 45 थी, अब जो टोटल 6 मेंबर है उनकी टोटल एज कितनी आ रही 78। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उनकी टोटल मिला के 35 ही है पाँचों बच्चों की, मतलब बाकी बची हुई किसकी है, फादर की होगी। तो 78 में से हम क्या करेंगे 78 माइनस 35, तो ये आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 43 ईयर्स। ये क्या अपनी फादर एज। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो इनको सबसे पहले यदि आपको एवरेज आता है तो आप फॉर्मूले में रख के भी करोगे ना तो सारी स्टेप ईजी हो जाएगी,
ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत, ये 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे इसलिए मैंने इनको साथ में लिए कि अरुण और वरुण मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है ना तो कुछ नहीं करना, बहुत अच्छे स्टेप्स बता रहा हूँ मैं आपको। अरुण को मैंने ए लिख लिया और वरुण को मैंने क्या लिख लिया, वी लिख लिया, दोनों मिलकर यानी प्लस किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो कितने डेज़ में पूरा कर रहे हैं, 8 डेज़ में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। यदि अरुण अकेले यानी वो सेल्फ उस काम को, उसी काम को, जिस काम सेम है तो हमको वो स्टेप कोई भी कुछ भी स्टेप चेंज नहीं करनी है, हमेशा ध्यान रखना। और ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा वर्क सेम ही रहता है। यदि अरुण अकेले उस काम को 12 दिनों में कर सकता है, यदि अरुण के अकेले की बात हो रही है उसी काम को, यानी जैसे W वर्क लिया तो यहाँ पे भी कितना है W वर्क, कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। तो वरुण अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो वरुण उस काम को कितने दिनों में करेगा, कौन से काम को, उसी W काम को, ये हमको लिखना है। अब ऐसा नहीं है कि इन दोनों मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं, एक दिन में 12 दिन में कर रहा है, तो वैसा नहीं, कुछ भी यार कुछ दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे हमको। क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में जब भी दिया जो दे चेरका उनका क्या निकालना है हमको, ये एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम मतलब ऐसी संख्या निकालनी है जिनमें इन दोनों का डिवाइड चला जाए। तो देखो ये 24 यदि मैं निकालता हूँ तो 8 का डिवाइड 24 में भी चला जाएगा, 12 का भी 24 में चला जाएगा। अब देखो 8 का कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, तो ये क्या होगा 3 यूनिट। ये 3 यूनिट का क्या मतलब मैं बताऊँगा अभी आपको। और 12 का कितना टाइम जाएगा, 2 यूनिट, ठीक है। इसको मैंने मान लिया 12 यूनिट। ये क्वेश्चन सोल्व करने का एक तरीका है, बाकी हमको फॉर्मूले करेंगे तो वो बहुत लंबा जाएगा, तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। कि दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, या अरुण अकेला मिलकर उस काम को 12 दिन में कर रहा है, तो वरुण अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम सबसे पहले जो भी डेज दे रखा उनका एलसीएम ले लो, तो ये 24, तो ये मतलब टोटल वर्क को हमने क्या मान लिया, 24 यूनिट। ये मैंने वर्क मान लिया कि टोटल वर्क है वो कितना है, 24 यूनिट वर्क है। 3 यूनिट का मतलब क्या है, और ये 3 यूनिट कहाँ से है, 8 का डिवाइड कितने टाइम किया, 3 टाइम, 12 का डिवाइड कितने टाइम किया, 2 टाइम। मतलब अरुण और वरुण एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तभी तो 8 दिनों में कितना कर लेंगे, 24 यूनिट। देखो इसका ये बेनिफिट होता है। अरुण अकेले उस काम को 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा है वो 2 यूनिट, तभी तो 12 दिन में कितना कर लेगा वो 24 यूनिट। तो अब इसका भी हमको उसी तरह यूनिट निकालना। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन हमको वरुण का अकेला निकालना, तो अभी इन दोनों इक्वेशन की यदि बात करें, यदि मैं यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर दूँ तो ये ए से है तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या वी, तो ये वी आ गया, ठीक है। मतलब वर्क से वर्क कैंसिल, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब हमको 8 से 12 माइनस नहीं करना है, बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है, हमको माइनस क्या करना है, एक दिन का जो वर्क है उसको उससे माइनस करना है। तो इसका इन दोनों का एक दिन का वर्क 3 यूनिट है, इसका अकेले का एक दिन का वर्क 2 यूनिट है, तो 3 में से 2 गया तो ये कितना बचेगा, 1 यूनिट। कितना बचेगा, 1 यूनिट। मतलब वो वरुण अकेले यदि उस काम को करता है तो वो एक दिन में 1 यूनिट काम ही करेगा। तो टोटल वर्क कितना है, 24 यूनिट। तो कितने टोटल डेज कितने लगेंगे भैया वरुण को, 24 यूनिट टोटल वर्क है और एक दिन में वो एक वर्क कर रहा है, तो कितने डेज लगेंगे, 24 डेज। तो ये इस तरह से क्वेश्चन करना, तो कितना अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो हमारा वो है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे इजी क्वेश्चन है लेकिन हम इसको थोड़ा स्टेप वाइज करेंगे। अगर एक नाव की बात हो रही है, ठीक है, को धारा की दिशा में, देखो धारा जो भी होती है, जब भी हम कोई भी झील हो या कोई भी नदी हो तो उसमें जो धाराएं बहती है, ठीक है, धाराएं बहती है, तो यदि हम नाव चला रहे हैं तो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में हम नाव चलाए, या उसके विपरीत दिशा में नाव चलाए। तो आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि धारा की दिशा में यदि हम चलाएंगे तो एक तो अपन जो स्पीड लगा रहे हैं उसकी जो भी यदि मोटर के थ्रू या अपने हाथों के थ्रू जो स्पीड कर रहे हैं तो वो स्पीड रहेगी। एक जो धारा बह रही है वो भी तो स्पीड इसमें ऐड हो जाएगी ना, हमको या तो हम जोर कम लगाएंगे या हम जो लगाएंगे वो उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के धारा की दिशा में क्या हो जाता है, धारा की दिशा जो नाव की स्पीड में धारा की जो गति होती है, स्पीड होती है, वो भी ऐड हो जाती है। वो धारा के विपरीत जाएंगे तो हम जो दम लगा रहे हैं उसमें धारा की यदि विपरीत दिशा में बह रही है तो वो उसमें से क्या कर देगा, उसमें से माइनस कर देगा, तभी तो हमको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है उसी स्पीड पर चलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 इक्वेशन बनाएंगे। हम यहाँ पर लेट जो धारा है, धारा की स्पीड, धारा की जो स्पीड है वो मैं क्या मान लूँगा, x, और जो नाव की स्पीड है वो मैं क्या मान लूँगा, y, ठीक है, कुछ भी मान लो, कोई इश्यू नहीं। तो अब देखो अगर नाव धारा की दिशा में बात हो रही, धारा की दिशा में यानी क्या होगा, धारा की दिशा में तो जो नाव की स्पीड है वही, उसमें क्या होगा, धारा की जो स्पीड है वो क्या होगी, ऐड होगी, और टोटल दोनों मिला के कितना आ रहा है, 15.5, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, और धारा के विपरीत दिशा में स्पीड क्या रहेगी उसकी नाव की, 8.5 किलोमीटर पर आवर,
यानी जो नाव है उसमें से अब जो विपरीत दिशा में चलेंगे तो उसकी स्पीड माइनस हो जाएगी, किसकी, धारा की स्पीड। तो अब स्पीड कितनी रह जाएगी, 8.5 किलोमीटर। ये अपने दो इक्वेशन बन गए। और इक्वेशन सॉल्व करना तो हमने 9th क्लास में ही सीख लिया था। क्या करना है, कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा अपने पास 2y, और ये दोनों कितना आ जाएगा अपने पास 24। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, धारा की गति, यानी धारा की स्पीड हमने क्या मानी, x नहीं। कुछ नहीं करना, इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो। जैसे इस इक्वेशन में रख रहे तो y की वैल्यू 12 माइनस एक्स इक्वल टू 8.5। तो ये x तो उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 12 माइनस 8.5 यानी x की जो स्पीड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये अपनी क्या आ गई, x की स्पीड आ गई। तो इस तरह से हमने सारे 10th के 10th क्वेश्चन कर लिए। बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे। मैं कहूँगा राजस्थान सर्कल के आप पुराने पेपर भी उठा के देखोगे तो बहुत इजी क्वेश्चंस आए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि 2026 के जितने भी सर्कल्स के पेपर हैं, मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस आए उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उनको इस तरह से समझेंगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। ये सारे सर्कल्स कंप्लीट होने के बाद फिर हम जो भी हमारे जो भी 7-8 टॉपिक है हमारे जो भी MTS के पोर्शन में, उनको हम एक दो वीडियो में उनको अच्छे से अच्छे लेक्चर्स लेके उनके जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो करके हम उनको सॉल्व कर लेंगे। तो आपके जो मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। आपको 100 से 100% करना ही, मतलब 10 के 10 क्वेश्चन आपको करने ही है यदि आपको सच में एक्चुअल में आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, तो फिर भी आपको ये वीडियो कैसा लगा, आई नो इसमें थोड़ा आपको वीडियो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, बट फिर भी आप कमेंट कीजिए, और मुझसे कुछ गलती हो गई तो आप उसमें भी कमेंट कर सकते हैं। आई नो, आई एम ऑल्सो ह्यूमन। ओके, थैंक यू, बाय।